Good morning, dear students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आज नेटवर्क इश्यू नहीं होना चाहिए, कभी कभार हो जाए बात अलग है। ओके, तो पिछले लेक्चर में एक और क्वेश्चन हमको पढ़ना था जो हम पढ़ नहीं पाए ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। आज उसको पहले खत्म करते हैं। बच्चों मुझे बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स। Business Number one. profession, employment. Business, profession and employment. These are the 3 types of economic activities which are performed to earn money or money's worth. हमने तीनों को उनके मीनिंग, डेफिनेशंस और फीचर्स के साथ में इंडिविजुअली स्टडी किया। अब इन तीनों को एक साथ लाके इनका कंपैरिजन करते हैं। ये कंपैरिजन में से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू पूछा जा सकता है, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन तो एनी टू ही आता है। तो देखिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं फिर से हमारा OCM चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, और उसमें हम लोग आज कंपैरिजन पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। जो लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं GTB पेज नंबर 12 को सामने रखें, और जिनके पास KEN पहुंच चुका है वो KEN पेज नंबर 18 को सामने रखें। चेक इट आउट। करेक्ट पेज नंबर बोला है क्या मैंने? चेक करो जल्दी जल्दी अपने अपने बुक में। बराबर है? Yes, sir. ठीक है, तो अभी तीनों का कंपैरिजन देखते हैं हम लोग, क्योंकि तीनों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है फीचर्स के साथ। ऑफ कोर्स बिजनेस हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, बिजनेस के बारे में तो साल भर पढ़ेंगे, लेकिन उसका मीनिंग और उसके फीचर्स हमको पता है, तो उनको बेस लेके हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं। KEN पेज नंबर 18 एंड GTB पेज नंबर 12। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। बिजनेस का मीनिंग आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, ये तीनों का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन्स। बिजनेस पर्सन्स क्या करते हैं? सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अटेम्प्ट? कोशिश, ट्राई। सब लोग अपने फोन में है, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब आप कनेक्ट करते हो तो जूम के लिए अलग से वॉल्यूम शायद सेट किया, इसलिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो बिजनेस क्या है? एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, और वो कौन करता है? बाय बिजनेस पर्सन्स। किसके लिए? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दोस गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड देन sell them in the market with the view to earn reward in the form of Profit. Okay, मीनिंग सबको क्लियर? प्रोफेशन क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच a person uses his educational knowledge and special skills, जिसमें पर्सन अपने एजुकेशनल नॉलेज और स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम। व्हाट इज द इनकम ऑफ द प्रोफेशनल? जनरली Fees. Okay, and employment क्या है? It is an economic activity in which people work for others. Any confusion students about meaning? Clear? No, sir. Okay, reward फटाफट हो जाएगा। ये बताओ बिजनेसमैन को क्या रिवॉर्ड मिलता है? Profit and loss. Profit और लॉस, लेकिन मेन जो है ऑब्जेक्ट वो क्या है? प्रॉफिट। लॉस ऑब्जेक्ट है ना? सो बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट, और प्रोफेशनल्स को क्या मिलता है? जनरली Fees. प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, और एम्प्लॉय को क्या मिलता है? Salary and wages. Or wages. वेरी गुड। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत बिजनेस में होती है? Yes, sir. Yes, sir. इनफैक्ट सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है बिजनेस में। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। स्मॉल बिजनेस है तो कैपिटल कम लगेगा, बड़ा बिजनेस है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज टू बी देयर इन बिजनेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अकेला आदमी बिजनेस करता है, कम कैपिटल लगेगा। एक से ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कैपिटल लगेगा। रास्ते पे छोटा सा आप अगर
फुटपाथ पे बिजनेस कर रहे हो तो कम कैपिटल लगेगा, दुकान खरीदोगे तो ज्यादा कैपिटल लगेगा, फैक्ट्री शुरू करोगे तो और ज्यादा कैपिटल लगेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या प्रोफेशनल्स को होती है? अगर वो प्रोफेशनल्स खुद की प्रैक्टिस करते हैं तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? Yes, sir. अगर डॉक्टर्स अपना खुद का दवाखाना खोलना चाहते हैं तो उनको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन किसी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तो नहीं पड़ेगी. यानी जनरली स्पीकिंग के इनको भी कैपिटल चाहिए, नो डाउट, इतना नहीं चाहिए जितना बिजनेसमैन को. लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स. सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ता है, अदरवाइज नॉर्मली प्रोफेशनल्स को ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता. ठीक है, एक आध लैपटॉप ले लिया है ना, या अपनी कुछ पर्सनल व्हीकल्स ले लिए अप्स एंड डाउन करने के लिए, बाकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं. जबकि क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कैपिटल की जरूरत है? No, sir. Who makes arrangement for all the things? Employer. Who makes? Employer. Yes, very good. जो पिछला पढ़ा है ना उसको साथ में लेके चलने का. अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपका और एक सब्जेक्ट ऐड होने वाला है, 2 सब्जेक्ट्स एक साथ चलेंगे. इसलिए जो पिछला सीखा है उसको देखते रहो, रिवाइज करते रहो, तो आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, एग्जाम में लिख भी पाओगे आप लोग अच्छे नॉलेज के साथ, मार्क्स भी. सबसे मेन नॉलेज होना चाहिए. कोई कुछ पूछे तो उसके ऊपर आप बोल सको, 4 लाइन एटलीस्ट कुछ कह सको, इतना नॉलेज होना चाहिए. No capital investment is necessary in case of employment. The employer provides all the facilities and resources to the employees. Yes. Nature of work. Business का काम क्या है? To provide goods and services. या आप ये भी कह सकते हैं production of and distribution of goods and services. It provides goods and services to public. Business क्या करता है? Public को goods and services देता है. और प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वो लोग पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं, दे रेंडर्स पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज. और एम्प्लॉइज क्या करता है? एम्प्लॉय वो करता है जो उसके बॉस ने उसको कहा गया, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया वो काम करेगा. सो एम्प्लॉइज परफॉर्म द वर्क एज पर देयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और यू कैन से एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द Employer. 5वां पॉइंट है क्वालिफिकेशन का. बच्चों इन तीनों में सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत किसको होती है? Professional. Profession. प्रोफेशनल्स. यस. लेकिन क्या बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? No, sir. कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है. ये अच्छी बात है कि इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए. हम कोई दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं, मिस पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं कि बिजनेस करना है तो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा. पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश में भी बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, रेस्टोरेंट के मालिक हैं जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको बिजनेस का हुनर आता है, उनके अंदर बिजनेस के स्किल्स है. सो क्या लिखा है नेचर ऑफ वर्क के बाद क्वालिफिकेशन में? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड. कहीं पे किसी बुक में या किताब में ऐसा लिखा नहीं है कि बिजनेसमैन बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज नीडेड फॉर प्रोफेशन. प्रोफेशन के लिए एक्सपर्ट नॉलेज भी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए. और इसमें लिखा है इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो एम्प्लॉयर बताता है, लेकिन आपको जनरल रूल पता होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क. इट कुड बी स्किल्ड और Unskilled. अनस्किल्ड. स्किल्ड है तो फिर क्वालिफिकेशन डिमांड कर सकता है. डिसीजन मेकिंग. बोलो, क्या बिजनेसमैन आजाद है डिसीजन लेने के लिए? Yes, sir. Businessmen are free to take any decisions, जबकि professionals take expert decisions in their profession. Businessmen भी खुद के फैसले खुद करते हैं और professionals भी खुद के decisions खुद लेते हैं, लेकिन क्या employees को हक है decision लेने का? No, sir. No, sir. कौन किसको हक है? Employer. Employees only take decisions related to their work. अपने काम से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं. इनफैक्ट आई वुड से काम से रिलेटेड भी डिसीजन उनके हाथ में नहीं होता ना. देखा जाए कब आना कब जाना वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है.
बट पूरे बिजनेस को लेकर या काम को लेकर उनके हाथ में कोई पावर नहीं होता है। रिस्क बोलो, सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है? बिजनेस में। Yes, sir. हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे, उसमें आया था ना रिस्क। बिजनेस के फीचर्स में रिस्क आके गया। नो बिजनेस कैन स्टे अवे फ्रॉम रिस्क. Risk can be minimized, but it cannot be nullified. Risk can be shifted, but it cannot be avoided. So risk is the part, it is an essential part of the business. क्यों रिस्क होता है बिजनेस में? क्योंकि प्रॉफिट की गारंटी नहीं, प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड इररेगुलर। क्या प्रॉफिट सर्टेन या रेगुलर है? क्या बोलते हो? No, sir. No, sir. It is uncertain, it is irregular, and hence there is high risk in the business. आपको फीचर्स पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि बड़े बड़े ऐसे बिजनेस देखे गए जो बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड या ड्यू टू सम अदर रीजंस लाइक नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, चेंज इन डिमांड है, चेंज इन फैशन है। कब पब्लिक का दिमाग घूम जाए, कब डिमांड बदल जाए, बोल नहीं सकते। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में देखिए हालत खराब है। फिल्में सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो रही है, रिलीज हो रही है तो लोग जा नहीं रहे। तो कब कौन सा वक्त आ जाए, क्या सिचुएशन आ जाए, बोल नहीं सकते। सो बिजनेस को जो है हाई डिग्री ऑफ रिस्क का सामना करना पड़ता है। प्रोफेशन में लिखा है फीस आर जनरली नॉट सर्टन। क्या प्रोफेशन में रिस्क होता है? क्या उसमें भी होता है, क्योंकि फीस मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकते। Fees are generally not certain and regular, hence profession involves certain degree of risk. क्योंकि अगर बिजनेस फेल हो सकता है उतना प्रोफेशन फेल नहीं होता, लेकिन प्रोफेशन में आपके क्लाइंट्स कम हो सकते हैं। प्रोफेशन में भी आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। डॉक्टर से लेकर लॉयर्स से लेकर सीए से लेकर सारे प्रोफेशंस में भीड़ ही भीड़ है। कोई आपके क्लाइंट को अपनी तरफ खींच सकता है तो आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स कम हो सकते हैं, तो इससे आपकी फीस कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क कहां पर मिलेगा तीनों में? Business. Business. लेकिन बच्चों, क्या एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क है? No, sir. No, sir. ये स्टूडेंट्स हमारे देश में अभी भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ लिख के नौकरी करना चाहते, खास करके गांव में, विलेजेस, गांव देहात में, जहाँ लोग गरीब है या मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं लोग, और उनके पास ज्यादा अर्निंग सोर्स नहीं होता कि वो बिजनेस करे या बच्चों को प्रोफेशनल स्टडीज करवाए। क्योंकि आपको सीए बनना है या डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, तो उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको। क्लासेस उसके महंगे होते हैं, लाखों रुपए फीस लेते हैं साइंस वाले, आपको पता है। तो ये सब कॉस्टली है, तो हो सकता है उनको ना जमे, इसलिए वो चाहते हैं कि बस एक नॉर्मल सा ग्रेजुएशन करके या पढ़ाई करके नौकरी कर ले जहाँ पे कुछ पैसा डालना नहीं पड़े। डॉक्टर बन जाओगे पढ़ लिख के, मेहनत करके, उसके बाद खुद का अगर आपको डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल खोलना है तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से जो है लोग नौकरी को प्रेफर करते हैं और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क कम है। फिक्स्ड एंड रेगुलर पे इज गिवन बाय एम्प्लॉयर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस नो रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। और काफी लोग ये भी चाहते हैं कि एक बार नौकरी मिल गई तो कम से कम पगार तो रहेगा, रेगुलर मिलता तो रहेगा, और उसके हिसाब से हम घर को चला लेंगे। We can manage according to the salary, and at least other benefits are also available in certain jobs. जैसे गवर्नमेंट जॉब्स है या किसी कंपनी, अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई तो आपको पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कंपनी से रहने के लिए घर मिल सकता है, रहने आपको कार्स और व्हीकल्स मिल सकते हैं कंपनी से चलाने के लिए। तो इस वजह से लोग एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क नहीं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट है तीनों का एग्जांपल, बिजनेसमैन का एग्जांपल दिया है, बिल्डर्स जो बिल्डिंगे बना के बेचते हैं, प्रिंटर्स जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, बुक स्टोर्स जहाँ पर बुक बेची जाती है, और प्रोफेशनल्स के एग्जांपल्स है हमारे पास डॉक्टर, सीए, लॉयर, नौकरी करने वाले, एम्प्लॉयमेंट करने वाले लोगों के एग्जांपल है क्लर्क, टीचर्स एंड ऑफिसर्स। ओके, इज दैट क्लियर? कंपैरेटिव स्टडी। Yes, sir. Yes, sir. मुझे बता सकते हो कि Yes. इस कंपैरेटिव स्टडी को लेकर कितने डिस्टिंग्विशेस आ सकते हैं एग्जाम में?
3 देखो Yes, sir. आपको आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन फर्स्ट और सेकंड जो भी है बस उतना आपको लिखना है। तो पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड बोलो डिस्टिंग्विश बिटवीन Business and employment. business and employment. If you give them numbers 1, 2 and 3, तो पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 and 2, दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 and 3, तो तीसरा क्या होगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन First and 3. 1 and 3. 1 and 3. Yes. तो दिस इज 3 in 1 क्वेश्चन, और इसको लेकर केईएन में अलग से आपको सवाल पूछा गया है। अगर आप लोग देखें केईएन पेज नंबर 20 पे, केईएन पेज नंबर 20 पे आपको दिख रहा है क्या? नंबर 3 बिजनेस एंड प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन दिख रहा है? Yes, 3 sir. and 4. इसने देखो सीधा रेफर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 11, तो आपको पता चल जाए। ओके, अब देखिए हम लोगों ने बीच में फ्री लेक्चर्स अरेंज किए थे कुछ लास्ट मंथ में, उसमें मैंने यही सारी बातें यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई थी बच्चों को, लेकिन बोर्ड पे लिख के शॉर्ट में। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था जब बुक्स आएगी हमारे पास तो बुक्स में से हम ये सारी चीजें रेगुलर बैच में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने अब ये डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया है। आपको भी घर पे डिटेल में पढ़ना शुरू करना चाहिए कंटिन्यूटी में। बहुत एंजॉय कर लिया सबने, वेकेशन एंजॉय कर लिया, 10th की एग्जाम हुई नहीं हुई वो भूल जाओ, लेकिन जो पढ़ा है वो आज नहीं तो कल काम जरूर आएगा। अगर पढ़ाई की है लास्ट ईयर 10th में, जिसने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हो, वो नॉलेज आपको जरूर काम आने वाला है, और उस नॉलेज के साथ साथ ये जो अभी मिलने वाला है वो ज्यादा काम आएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज गोइंग टू मेक योर करियर। तो इसलिए अब अगर प्लान नहीं करोगे, ये कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। अगर हम अगस्त को काउंट नहीं करें बच्चों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने मंथ्स हो गए? 6th month. 6 मंथ्स। साल में कितने महीने होते हैं? 12. 12 में से आपको सिर्फ 6 महीने पढ़ना है, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल बी हैविंग योर फाइनल्स इन द मंथ ऑफ मार्च अर्लीस्ट, क्योंकि मार्च में तो लेना ही है, अप्रैल से फिर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए भले ही आपकी फाइनल एग्जाम अप्रैल में हो या मई में हो, लेकिन माइंड में ये रखिए कि हमारे जो फाइनल्स है वो मार्च से शुरू हो जाएंगे, यानी पूरे साल भर की पढ़ाई आपको 6 महीने में करनी है। कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस वक्त एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है, वो हम प्लान करेंगे। वी विल मेक प्लान्स फॉर यू, ओनली यू हैव टू एक्सिक्यूट दैट प्लान। आज मैंने बोला इतना पढ़ लो तो पढ़ लेना है, बस रिवाइज कर लो तो कर लेना है। उसमें कुछ डाउट्स है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकते हैं, बिफोर लेक्चर भी और आफ्टर लेक्चर भी। ड्यूरिंग लेक्चर पूछोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सबके डाउट्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो पता नहीं चलता है सिलेबस कब खत्म हो जाता है। 6 महीने की पढ़ाई है हमारी, लेकिन इन 6 महीने में कम से कम हम लोग 2 महीना और एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए शाम को, यानी वैसे हम 8 महीने ही पढ़ने वाले। और नॉर्मल जो हमारे वर्किंग आवर्स रहते हैं एक बैच का 1.5 घंटे का रहता है, लेकिन आगे टाइम भी बढ़ेगा, 2 से 2.5 से 3 घंटा पढ़ोगे। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है वो हम करवाएंगे, आपको टाइम पे करवाएंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी, हम लोग ही यहाँ पर टाइम पे आए, हम लोग ही यहाँ पर डेली आए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको भी टाइम पे आना है, डेली आना है। हम 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको टाइम देते हैं ताकि वो टेक्निकल इश्यूज वगैरह है तो उन सब से निपट लो, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट शार्प एट 10 o'clock। तो जो आपको 10 का टाइम दिया है, 10:05 हम लोग इसलिए रुकते हैं ताकि उस 5 मिनट में अगर कोई इश्यूज है तो सॉर्ट आउट करो, लेकिन यू हैव टू बी पंक्चुअल, मेक इट क्लियर। चलो अभी अगर सब लोग अपनी अपनी बुक में देखें तो
जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 1 से देखते जाओ और फिर अगला क्वेश्चन क्या होता है वो देखिए। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक वाले गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखते जाओ, केएन वाले केएन। बोलो सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटीज जिसके दो टाइप्स है, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक के 3 टाइप्स है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, उसका मीनिंग, उसके दो पार्ट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके दो मीनिंग। एक एक्स्ट्रा मैंने आपको लिखवा है कि बिजनेस इज अ रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज concerned with regular production and distribution and exchange of goods and services। दूसरा डेफिनेशन के ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है वो। उसके बाद 2 डेफिनेशंस भी थे उसमें, प्रोफेसर हैने का और प्राइड ह्यूजेस एंड कपूर का डेफिनेशन, ये 2 डेफिनेशंस हमने पढ़े। और बिजनेस के 10 फीचर्स पढ़े, पेज पलटते जाओ। उसके बाद हमने पढ़ा, हालांकि उसके पहले पढ़ लिया था लेकिन लाइन से जाओ। उसके बाद है प्रोफेशन, प्रोफेशन का मीनिंग हमने पढ़ा, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं प्रोफेशनल्स लोग और बदले में फीस चार्ज करते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सॉलिसिटर्स वगैरह, सीए, और उनके फीचर्स हमने पढ़े। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयमेंट, और आगे बढ़ते जाओ, अपने अपने पेजेस पलटते जाओ। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है वो हमने देखा और उसके फीचर्स पढ़े, और इन तीनों का फिर हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, और फिर हमने इन तीनों के डिस्टिंग्विश, ऑब्वियसली कंपैरेटिव स्टडी से ही एक्सप्लोर करके हम लोग लिख सकते हैं। अब बताओ सबकी बुक में अगला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट व्हाट डू यू हैव? Business objective. ऑब्जेक्टिव्स है सबके बुक में? Yes, sir. Okay, so next question is about business objectives। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? To earn profit. ओके, टू अर्न प्रॉफिट, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपको पूछता हूँ ट्रू और फॉल्स और एक स्टेटमेंट देता हूँ, द सोल ऑब्जेक्टिव of every business is to earn profit। हर True. बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव है to earn profit। Is it true or false? False. True. False. True. 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 Thing is not a ट्रू single. बोलने वाले रीजन दे मुझे, क्या रीजन? To satisfy their needs. Yes, it satisfies our needs, that's true, but the word soul is important here. The word soul is important here। मैंने Your कहा soul means only for earning the profit. So the statement is wrong. So the statement is wrong, and a correct statement will be something different. Like it is not only for earning profit. It has other objectives also. it is, yes, it is one of Different the, social and economical objectives. it has, the profit is one of the objectives, it is not the sole objective। अगर कोई आपसे कहे कि बिजनेस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो आप बोलोगे गलत है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है कि नहीं? है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी की मदद करना भी है, गुड्स एंड Yes. सर्विसेज को रीजनेबल प्राइसेस पे देना भी है। तो इसलिए आप लोगों ने ट्रू बोला, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आंसर देना बड़ी बात है, रॉन्ग दिया तो घबराने की बात नहीं, आपने कुछ और सोचा। सोल का मतलब ओनली ऑब्जेक्टिव, तो आप बोलोगे नो, इट्स Soul means single. फॉल्स, इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सब लोग अपनी अपनी बुक में अगर देखें ध्यान से तो क्या ऑब्जेक्टिव्स 2 टाइप्स के दिखाई दे रहे हैं? ऑल Yes, sir. Yes, sir. objectives, yes, the objectives are classified into 2। एक हेडिंग है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जिसमें हमको दिखाई दे रहा है 4 ऑब्जेक्टिव्स, अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, इनोवेशंस, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरा हेडिंग हमको दिखाई दे रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स जिसमें सप्लाइंग गुड्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज है, हेल्प टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब आपके सामने 6 और 4 10 ऑब्जेक्टिव्स हो गए ना पूरे, तो क्या अकेला प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव है इसमें? बोलिए अभी। No, sir. तो
प्रॉफिट के अलावा और 9 ऑब्जेक्टिव्स है. इफ यू कंबाइन बोथ these together, economic objectives and social, how many all together 10. total objectives are there? 10. 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, तो आओ बच्चों पढ़ते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को अलग से समझते हैं. पहले कुछ लिखा है पैराग्राफ में जो शायद गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ. ठीक है, यस, पहले फिर से इसने बिजनेस का मीनिंग ही लिखा है. ये लोग क्या करते हैं केईएन में, जब किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो पहले फिर से उसका मीनिंग लिखते हैं. क्यों? ताकि आप उसको बार बार पढ़ो. सो इसने पूछा है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन उसके पहले फिर से बिजनेस का मीनिंग लिखा है. बिजनेस किसको रिप्रेजेंट्स करता है? ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ये लाइन सुनी है? Yes, Yes, sir. ओके, चलो मैं पढ़ता हूँ. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक वालों के पास ये लाइन नहीं है, लेकिन वो आगे जो लिखी है वही कैरी फॉरवर्ड किया है. Business represents organized efforts by an individual or group of individual. और उसके आगे लिखा है it is a systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them in the market. And all business activities are guided by certain objectives, and the objectives are classified into two: economic objectives and social objectives. जिनमें से हम पढ़ते हैं economic objectives, KEN में से पढ़ रहे हैं हम लोग. और who wants to read? कुशाल, तेरे पास आ गई है KEN? Yes, sir. कुशाल, Yes, sir. are you ready with KEN? Page number 8. Yes, sir. Okay. और जिनको नहीं मिली प्रतीक्षा करो, मिल जाएगी. डोंट वरी, 1-2 दिन में जिन्होंने एडमिशन कंफर्म किया. आगे. यस कुशाल, स्टार्ट रीडिंग. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 क्या है? Earning profit. Hmm. Business activities are undertaken with a view to earn profit. Profit is the excess of revenue over cost. The profit is required for survival and growth of the business. ओके, बस 2-3 लाइन लिखी है कि ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. यस, आप ये कह सकते हो बच्चों कि प्रॉफिट सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अकेला ऑब्जेक्टिव है वो नहीं बोल सकते. और प्रॉफिट इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजनेस सरवाइव कर सके और बिजनेस का ग्रोथ हो सके. एक लाइन आप लोग जरूर अंडरलाइन कीजिए, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. यानी अगर कोई आपसे पूछे प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर कोई आपसे पूछे तो उसका फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. Yes, sir. ये फॉर्मूला. Yes, sir. जैसे कि मैं अभी ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ या मेरी कोई दुकान है, मैं उस दुकान को चला रहा हूँ और दुकान पे चीजें बेच के मैंने 10 लाख रुपए कमाए, मेरे पास 10 लाख रुपया आया. सो 10 लाख रुपए इज माय टोटल रेवेन्यू. लेकिन दुकान को चलाने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉइज को सैलरी. 10 लाख में से मैंने 4 लाख रुपए खर्च किए, तो 10 लाख रुपया टोटल रेवेन्यू, 4 लाख रुपया टोटल कॉस्ट. तो बच्चा कितना? 6 lakh. 6 lakh is my profit. Obviously it is my profit. ओके, यहाँ पर ज्ञान गुरु में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, जीजी में बीच बीच में केईएन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी. रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बताया जो मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोग के लिए, जिनके पास नहीं है सुनो. रिलायंस इंडस्ट्रीज अर्न प्रॉफिट ऑफ मोर देन 39,000 crores फॉर द ईयर 1890. इसमें दिया है. बाकी इंटरनेट से आप पता लगा सकते हो कौन सी कंपनी को क्या प्रॉफिट है. सोचिए 39,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इंडस्ट्री ने. इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज का भी प्रॉफिट दिया हुआ है, इट वाज 31,000 करोड़. तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है कहीं ना कहीं सोर्सेज से या इंटरनेट से या गूगल से उन्होंने सर्च करके लिखा होगा. ठीक है, या किसी एम्प्लॉय से या अकाउंटेंट से रेफरेंस लिया होगा. तो सोचिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट हजार नहीं हजारों करोड़ है. ओके, सो प्रॉफिट है तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स है, नहीं तो बाकी के 9 ऑब्जेक्टिव्स आप फुलफिल कर ही नहीं सकते. इसलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, लेकिन अकेला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. अर्निंग प्रॉफिट कौन सा हम लोग, मैं ये बोलना भूल गया, 2 ऑब्जेक्टिव्स है ना, 2 हेडिंग. एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद मनी
and social objective is related to society and service. पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, ये मेरा सपना है, तो मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करूं, मदद करूं, ये मेरा सपना है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल, और उसमें पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और उसमें पहला है प्रॉफिट। ओके, नंबर 2, कुशाल कंटिन्यू। Searching for new customers. Business organization work hard to create new customers. It enables them to expand their sales. The organization also aim to maintain their existing customers base. यस, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ना, आपका पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करना है ना, यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, तो उसके लिए आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा करना पड़ेगा, दैट इज सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स। हाउ कैन वी अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट इफ वी हैव मोर एंड मोर कस्टमर्स? यस, व्हाट डू यू से? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशंस वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स। इसलिए आपको फोन आता होगा अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए, कंपनियों के लिए, सर ये है, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको ये चाहिए क्या, ये फैसिलिटी चाहिए क्या? So they always try to find out, to search for the new customers because it enables them to expand their sales. हम कोचिंग क्लासेस वाले भी in search of new students रहते हैं हर साल। FYGC is the main year because we also want to expand our institute. तो हर कोई अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, नए कस्टमर्स को ढूंढना चाहता है। The organization also aim to maintain their existing customer base. अच्छा, कस्टमर को, नए कस्टमर को ढूंढना काफी नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उनको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। आप लोग अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो इस वक्त, तो मैं ये तो जरूर चाहूंगा कि मेरे पास 20 नहीं 40 हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें से कोई छोड़ के चला जाए। यानी कि हमको सिर्फ नए कस्टमर्स को नहीं बढ़ाना है, हमको पुराने कस्टमर बेस को भी मेंटेन करना है। दिस शुड बी आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल डूइंग बिजनेस। आपकी दुकान है, आप चाहोगे आपके दुकान का सामान लोग दूर दूर से खरीदने आए, लेकिन उसके पहले ये भी चाहोगे कि जो बरसों से खरीद रहा है वो आपके पास ही खरीदे, कहीं और ना जाए, राइट? सो Yes, नॉट ओनली वी हैव टू इंक्रीज बट also we have to maintain. We have to Maintain. maintain the old customers. Okay. One more. Third point. ये चारों पढ़ना है खुशाल तेरे को। Third point पढ़। Are you there? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ट्राई करना, तेरे फोन का वॉल्यूम बढ़ा और पढ़ अभी। Okay. आधा ही पढ़ना, बीच में कहाँ तक पढ़ना, एक्सेट्रा तक पढ़ने, सॉरी स्टिमुलेट इनोवेशंस तक पढ़ने, पूरा ही पढ़, चल पूरा ही पढ़, स्टार्ट। Innovation. It refers to development or positive changes in the production techniques or the products. The business organization has to spend on research and development, R&D activities, market survey, advanced technology, etc. In order to stimulate innovation, innovation result in the improvement in process of production and contributes to organizational growth. ग्रोथ, यस। देखो ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है इसलिए ध्यान से सुनना। इनोवेशंस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? इनोवेशंस, एनीवन नोस? नए चीज को upgradation उत्पन्न करना। टू क्रिएट समथिंग न्यू। जब आप अपने बिजनेस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर कुछ नया और पॉजिटिव चेंज लाते हो, उसको इनोवेशन कहते हैं। It refers to the development or positive changes in the production techniques or the product. या तो प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज लाओ या फिर प्रोडक्ट में चेंज लाओ। जैसे कि आप देखिए ना, जब बरसों पहले जब मोबाइल फोन आया था तो कैसा था, डिब्बे जैसा था। आज आपका मोबाइल फोन कैसा है? इट इज कॉल्ड इनोवेशन, स्मार्ट है, यस, आप लोगों की तरह। तो दैट मीन्स जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसको कुछ ना कुछ नया करना जरूरी है। ये उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सो इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंजेस इन द प्रोडक्शन टेक्निक और द प्रोडक्ट। या तो प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज लाओ या प्रोडक्ट में चेंज लाओ।
क्योंकि तभी कस्टमर को इंटरेस्ट आएगा, अरे ये नया है। आज हर चीज डिजाइनर बनती जा रही है, हर चीज। पहले कार नॉर्मल सी होती थी, आज कार का लुक मायने रखता है। बाइक नॉर्मल सी होती थी, साइकिल नॉर्मल सी होती थी, आज उसका भी डिजाइनर लुक बनने लगा है, उसको भी लोग डिजाइन करने लगे। हर चीज का डिजाइन होने लगा है। घर में रखी हुई हर चीज अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव वे में लोग बनाने लगे हैं। दैट इज ऑल्सो इनोवेशन। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज अगर मारुति कार बना रही है, टाटा कार बना रही है, तो वो कार मार्केट में तो आ गई और उनका काम शुरू हो गया दूसरी कार के ऊपर। हजारों लाखों लोग है यहाँ पर, बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों रुपए खर्च करती है R&D पे, so that they can give something new. So they have to spend on research and development, R&D activities. मार्केट सर्वे करते हैं वो लोग। मार्केट सर्वे में पता लगाया जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं। यूज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। आज आप देख लीजिए, कार ज्यादा से ज्यादा ऑटो गियर आ चुका है अभी, क्या लगता है कार में? Yes. Yes, sir. साल के बाद, 1-2 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार भी आ जाएगी। सो इट इज कॉल्ड एज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। वो भी एक इनोवेशन है। इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट इनोवेशन, अगर आपको इनोवेशन को पैदा करना है, स्टिमुलेट मतलब पैदा करना है, ओके, ये सब आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? R&D करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी ताकि आप इनोवेशन को स्टिमुलेट कर सके। और इनोवेशंस रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट। इनोवेशन से ही प्रोडक्ट पे इंप्रूवमेंट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। परसों से हम लोग ऑफलाइन क्लासरूम में बैठ के लेक्चर्स ले रहे थे, आज हम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। हमें अपने आप को बदलना पड़ा, ये भी हमारे लिए एक इनोवेशन ही है। जूम पे आप लोगों को हम फिलहाल लेक्चर्स दे रहे हैं, ये भी एक इनोवेशन ही है। ओके, वन मोर पॉइंट, एक और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, चौथा, कुशाल पढ़ ले। Best possible use of resources. Resources are scarce and have alternative uses. Hence, resources should be put to their best possible use and efforts need to be taken to avoid wastages. Optimum use of resources ultimately contributes to increase profit of the business. असल में क्या है बच्चों? यस, असल में आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स 4 पढ़ रहे हो, उसमें पहला क्या है? फर्स्ट क्या है? Earning profit. Earning profit. अर्निंग प्रॉफिट के लिए ये तीनों ऑब्जेक्टिव है, यानी these 3 आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। जैसे अर्निंग प्रॉफिट है आपका ऑब्जेक्टिव, राइट? लेकिन वो कब होगा? जब आप नए कस्टमर ढूंढोगे। वो कब होगा? जब कुछ ना कुछ इनोवेशंस लाओगे। और वो कब होगा? जब आप रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज करोगे। इस वक्त हमारा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, यहाँ पर ट्यूबलाइट ऑन है, AC ऑन है। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, लैपटॉप ऑन किया गया है, ओके, ये जूम का ऐप ऑन किया गया है। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए कि नहीं? स्विच ऑफ करना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेक्चर खत्म होने के बाद भी मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, सीधा कल आता हूँ, तो सब वेस्टेजेस हुआ, लॉस होगा Yes, मुझे। sir. सीधा नेक्स्ट डे आऊंगा, Yes, sir. कितना AC, कितना पावर जल चुका होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। दिस इज एन एग्जांपल। कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे पास साधन है उनको कहा जाता है रिसोर्सेस, और हमको उन रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज करना चाहिए। जैसे आप ऑटो रिक्शा में बैठते हो, मुंबई की बात करें या कहीं भी और भी, ऑटो रिक्शा में नॉर्मली मुंबई में जो ऑटो रिक्शाज है, कितने लोग बैठ सकते हैं उसमें ड्राइवर के पीछे? 3. 3 लोग बैठते हैं ना नॉर्मली, ठीक है। वो कहीं आपके गांव में, देहात में, कहीं अलग जगह पे वो अपने ड्राइवर अपने बाजू में भी बिठाए और 3 या 10 लोगों को Yes, बिठाए, बट मुंबई की बात कर रहा हूँ, 3 लोग बैठते हैं। अब मिनिमम कितना चल रहा है रिक्शा का अभी? 21 रुपीज। 21 rupees. 21 रुपीज 1 किलोमीटर का मिनिमम है। जैसे अगर आपके घर से स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है, आप रिक्शा में बैठ के जाओगे, 21 रुपया बिल आएगा आपका। आप अकेले जाओगे तो भी 21 रुपया आएगा, लेकिन 3 लोग जाओगे तो भी 21 रुपया ही आएगा ना। और 3 लोग जाओगे तो पर हेड 7-7 रुपया आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए लोग शेयर रिक्शा प्रेफर करते हैं। शेयर रिक्शा में दोनों को फायदा है।
जो रिक्शा चला रहा है उसको नॉर्मली 1 किलोमीटर का 21 रुपया मिल रहा है, उसकी जगह पे उसको 30 रुपए मिल जाते हैं, क्योंकि तीनों से 10-10 रुपया ले लिया। और जो इंडिविजुअल जा रहा है वो सोचता है मैं अकेला 21 रुपया दूंगा लेकिन शेयर में 10 रुपया दूंगा, दोनों को फायदा हो गया। सो इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे ही हमको बिजनेस में भी करना चाहिए। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर स्कैर्स, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब पता है? स्कैर्स का कमी। मतलब Limited. Limited. कमी है, अछत है। रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं। ये फोन एक ही है आपके पास, स्कैर्स है। 10, 50 या 20 फोन नहीं है, एक ही है, लेकिन इस फोन का यूज एक है क्या? बोलो बोलो। No. No, sir. Resources Multiple are uses. scarce, but they have alternative uses. So hence resources should be put to their best possible use and efforts need to be taken to avoid wastages. इसलिए हमको efforts करने चाहिए wastages को कम करने की। और देखो आगे ये word optimum use of resources ultimately contributes to the increasing profit of the company. So when we will make optimum use of resources, it will add to our profit. इससे हमारा profit बढ़ेगा। Yes, sir. अब मैं इस वक्त ये जो लेक्चर ले रहा हूँ, क्या मुझे इसके लिए क्लासरूम की जरूरत है जहाँ बेंचेस वगैरह लगे हो? No. No. No, sir. बेंचेस लगाऊंगा खाली है, कोई मतलब नहीं है। तो यूजलेस एक्सपेंस को कम करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना और अपने जो स्कैर्स जो साधन है उसका बेस्ट यूज करना, इससे आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। सो दीज आर द 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। पहला अर्निंग प्रॉफिट, ऑफ कोर्स इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इज नीडेड टू सर्वाइव एंड ग्रो। एंड प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट एक्सपेंसेस, ये भी पता है सबको। लेकिन प्रॉफिट कमाना तब हो सकता है जब हम और आगे 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें, नए नए कस्टमर्स को ढूंढे और पुराने कस्टमर्स को मेंटेन करें, इनोवेशंस कुछ ना कुछ नया अपना प्रोडक्ट में या प्रोसेस में पॉजिटिव या बेटर, पहले से बेटर कुछ चेंज लाए जिससे प्रोडक्ट और निखरे, हमारा कस्टमर और बढ़े। और कुछ नया करने से मार्केट सर्वे करके या एडवांस टेक्नोलॉजी लाके या कुछ कलर या साइज या शेप चेंज करके, है ना, और रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करके। So if you want to earn profit, you have to search for new customers, you have to put new and new innovations, and you have to make the best possible use of resources so that you can fulfill all these 4 economic objectives. समझ गए? Yes, sir. तो ले लेते हैं थोड़ा ब्रेकवा। यस, कोई कुछ पूछ रहा है? Yes, sir. बोलो। ठीक है, we'll have a short break और उसके बाद ये बाकी के ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग पढ़ते हैं और फिर अगर टाइम रहे तो देखें और क्या पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट, ज्यादा नहीं। Okay. ओके स्टूडेंट्स, बैक टू योर सीट्स। आ जाओ फिर से अपने फोन के सामने। और क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने ब्रेक के पहले क्या शुरू किया? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस लिखने से पहले बिजनेस का मीनिंग याद कर लेने का। बार बार जितनी बार बिजनेस को लेकर क्वेश्चंस आएंगे, बिजनेस का मीनिंग आएगा, याद कर लो। इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट, ओके, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। थोड़ा बहुत अपना, अगर आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहता, लेकिन जनरल मीनिंग एक तैयार करके आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच मींस which is concerned with regular production and distribution and exchange of goods and services. और बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हमने पढ़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, उसमें 4 थे, जिसमें पहला था अर्निंग प्रॉफिट और पहले के साथ 3 एक्स्ट्रा, बाय 1 गेट 3 फ्री। ठीक है, पहले के साथ जुड़े हुए 3, प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर्स बढ़ाओ और
इनोवेशंस करो और अपने रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज करो। इसको एज अ प्रैक्टिकल सबक लेना है। आप सब मेरे सामने इस वक्त बिजनेस के बारे में जान रहे हो और आप सब फ्यूचर के बिजनेसमैन हो। आगे चल के बिजनेस करोगे तो इन सभी बात का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ता है। ऐसे ही नहीं बढ़ता, मेहनत करनी पड़ती है कस्टमर्स ढूंढने के लिए, इनोवेशंस करना पड़ता है, कुछ नया देना पड़ता है और वेस्टेजेस को रोकना होता है, फालतू खर्चों को कंट्रोल करना होता है, तब जाके आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। लेकिन बच्चों, आज का जो बिजनेस है वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। भले ही हमने पढ़ा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज बिजनेस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? Yes, एक्टिविटी है, Yes, sir. लेकिन sir. मैं उसमें एक वर्ड और ऐड करूंगा। आई वुड से बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज का जो बिजनेस है वो सिर्फ प्योर इकोनॉमिक एक्टिविटी बन के नहीं रह गया है, वो एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब आपको पैसा कमाने के साथ साथ समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका सोसाइटी यानी कि समाज पे बुरा असर तो नहीं हो रहा है। आप इंजूरियस हार्मफुल ड्रग्स या सिगरेट्स या लीकर ऐसे बिजनेस करते हो और इससे समाज को नुकसान होता है, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया। आप ऐसे बिजनेस करते हो जिसमें आप काला बाजारी करते हो, तो आपने सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया। आप ऐसा बिजनेस करते हो जिससे सिर्फ आपका भला हो रहा है, लोगों का भला नहीं हो रहा है, तो आपने अच्छा बिजनेस नहीं किया, आपने सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं किए। आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो लेकिन आप अपने एम्प्लॉइज का ध्यान नहीं रख रहे हो। जो एम्प्लॉइज आपके लिए दिन रात एक करते, मेहनत करते, ना उनको टाइम पे आप पगार दे रहे हो, ना अच्छी सुविधा दे रहे हो, तो आपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं किए। तो इसलिए not only we have to fulfill our economic objectives, of course economic objectives should be fulfilled first, but after that we must fulfill the social objectives. तो आओ बच्चों पढ़ते हैं कि हमारे social objectives कौन से हैं। Who is going to read from girls? जिसके पास KEN है, रोशनी, are you there? रोशनी, are you there? At least reply yes or no if you are there. ओके, और कोई गर्ल्स में जिसके पास KEN पहुंच चुका है, पढ़ना चाहेगा? Social objectives. Supplying quality products. Every business has to provide quality products to customers. Quality means combination of purity, safety, durability, utility, etc. The good quality of products develops trust and confidence in the mind of customer. Yes, so supplying quality products, ये हमारा पहला सोशल ऑब्जेक्टिव। कई बार लोग चीटिंग कर लेते हैं, आज का बचा हुआ कल बेच देते हैं खाने पीने की चीजों में, गलत है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम देंगे, एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। और क्वालिटी मींस आपके प्रोडक्ट में ये चार बातें होनी चाहिए। कब कहा जाएगा कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है? जब उसमें चार फीचर्स होंगे। एक एक फीचर को अंडरलाइन कीजिए। सेम पॉइंट्स आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे बच्चों, सेम पॉइंट्स। क्वालिटी मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, आपका प्रोडक्ट प्योर होना चाहिए, मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। सेकंड, सेफ्टी यानी कि सेफ होना चाहिए, किसी की हेल्थ को या लाइफ को खतरा ना हो। ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी यानी टिकना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज खरीदा और खराब हो गया। और यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता हो, जो लोगों के काम आए, जो लोगों की वांट को सेटिस्फाई करे। तो ये आपका पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि अच्छी चलो आगे वापस। Yes,
Yes, sir. ओके, तो मुझे बताओ पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? सोशल ऑब्जेक्टिव, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, मैं कह रहा था कि अगर हम पहले सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरे हो जाएंगे। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए तो कस्टमर्स आपके पास खींचा चलाएगा, और जब आपके पास नए कस्टमर्स आएंगे तो प्रॉफिट वैसे ही आपका बढ़ जाएगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 इज सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सेकंड, पढ़ो, कौन पढ़ रहा था? Avoiding unfair trade practices. Unfair trade practices such as black marketing, misleading advertisement, wrong measurements, etc. should be avoided for ensuring the several and the growth of business unit. देखो, अगर बिजनेस करोगे इन फ्यूचर आप सब प्यारे बच्चों, तो कभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मत करना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो समाज को नुकसान पहुंचाए, अनफेयर, गलत। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लोग, काला बाजारी, कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं, डबल और ट्रिपल भाव में बेचते हैं, जब उनको पता चलता है लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जैसे बीच में कोविड में हुआ था। कोविड की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लैक मार्केटिंग हुआ था। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। एडवर्टाइजमेंट में लोग बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। Yes, sir. आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स की सारी एड देखी होगी, Yes, है sir. ना? एक ही बाइक पानी पे भी चलती है, जमीन पे भी और पहाड़ पे भी चलती है, और कहीं से भी कूद सकता है। कोल्ड ड्रिंक पीने वाला कहीं से भी किधर भी छलांग लगा सकता है सुपर पावर के साथ। वो मिसलीडिंग है। सवाल ये है कि क्या वो कोल्ड ड्रिंक हेल्दी है, उस चीज पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरह से लोग अनहेल्दी चीजें या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। रॉन्ग मेजरमेंट, माप तौल में गड़बड़ी होती है, वजन कांटे में लोग चोरी करते हैं। मैं एक और पॉइंट आपको ऐड करवाना चाहूंगा, ऐड कीजिए आप लोग। unfair trade practices such as black marketing, misleading advertisement, wrong measurement के बाद और एक एग्जांपल लिखिए, adulteration। Add the word adulteration। adulteration का मतलब पता है किसी को? Yes, sir. adulteration का मतलब होता है मिलावट, mixing, etc. should be avoided for ensuring the survival and growth of the business unit। तो अगर आपको आपके बिजनेस को सरवाइव करना है और विकसित करना है, ग्रोथ, तो फिर ये काम मत करो, नहीं तो ज्यादा नहीं चले। काला धंधा करने वाला जो बिजनेस है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है, ना वो सरवाइव करता है ना वो ग्रो करता है। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, सजा होगी, ओके, और सब जो है कमाया हुआ सब चला जाएगा। इसलिए दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, वी शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और इसके एग्जांपल याद रखिए, ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट, अडल्ट्रेशन, अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट सर, नंबर 3, यस। सर अडल्ट्रेशन का मीनिंग एक और बार बताओ ना। मिलावट, मिलावट, मिक्सिंग। ओके। Okay, sir. आज हम लोग खास करके बड़े शहरों में रहने वाले लोग, मुंबई जैसे, हम डरते हैं कोई भी खाने पीने की चीज खरीदने के लिए। हमको लगता है कुछ भी प्योर नहीं है, चाहे वो घर में यूज करने वाला तेल हो या घी हो या दूध हो, हमको लगता है मिलावटी है। खैर, इस बात की तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि वो मिलावटी है, लेकिन डर एक हमारे अंदर बैठ चुका है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को उठ के आप भी बिजनेसमैन बनोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप भी किसी के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करो। तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पढ़ने से पहले मैं समझा दूं, आप बिजनेस करो तो ऐसा करो जिसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो। बिजनेस करो तो ऐसा करो जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। तीसरा, बिजनेस करो तो ऐसा करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप काम दो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग तो आप लोग पढ़ चुके हो। उसमें आप नौकरी करते हो, जो नौकरी करता है वो एम्प्लॉय, लेकिन उस एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देता कौन है?
एम्प्लॉयर Employer. Yes, sir. Employer. एम्प्लॉयर तो बिजनेसमैन ही होता है ना, एम्प्लॉयर तो बिजनेसमैन ही है ना। Yes, sir. Yes. चलो पढ़ो आगे, पढ़ो। Employment point. generation. Business is a socio-economic institution, hence it should create jobs for skilled and unskilled people. The business should provide employment opportunities to economically backward and divyang differently abled persons. यस, तो बिजनेस मैंने अभी तो आपसे कहा कि हम भले ही कहते हैं कि बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन देखो इसकी पहली लाइन में ही आ गया कि बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। आज हम सब लोगों को ये मानना चाहिए कि बिजनेस जो है वो एक सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब एक ऐसी संस्था है जहां पर इकोनॉमी के साथ साथ सोशियो यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे किए जाते हैं। ओके, एंड इट शुड क्रिएट जॉब। तो कल को उठ के आप बिजनेसमैन बनोगे तो ऐसा बिजनेस करो ना कि लोगों को काम दो, आप स्किल्ड भी काम करे आपके पास, जिसमें आप मैनेजर, अकाउंटेंट, पढ़े लिखे लोगों को रखो, अनस्किल्ड लोग भी काम करे आपके पास, जैसे कोई पियून है, ऑफिस बॉय है, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड है, वहां पे स्किल की जरूरत, ऐसे लोगों को भी काम दो। ओके, एंड बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमें हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दें। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटीज? चांसेस, मौका मौका देना चाहिए, खास करके एक्सक्यूज मी इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी जो आर्थिक रूप से गरीब है, या दिव्यांग जो फिजिकली और जिनको मतलब Differently able. डिफरेंटली एबल्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, ऐसे लोगों को भी काम देने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा। फोर्थ है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। इसको लेकर कुछ कहूंगा, बाद में पढ़ना। बच्चों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम देता है और वो एम्प्लॉइज दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके उसका बिजनेस चलता है। अगर वो एम्प्लॉइज काम में ध्यान नहीं दे तो एम्प्लॉयर कमांड है। काफी लोग अपने आप को बॉस समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बॉस के तौर पे घमंड करते हैं और एम्प्लॉइज को कुछ भी नहीं समझते, वो गलत है। आपके ऑफिस में कुर्सी है, टेबल है, एसी है, लैपटॉप है, हर चीज की देखभाल बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन उस कुर्सी टेबल पे बैठने वाले एम्प्लॉइज के फीलिंग्स की परवाह नहीं करते, गलत है। आप निर्जीव असेट्स जिनमें जान नहीं है उनकी बहुत चिंता करते हो, लेकिन जो जिंदा एम्प्लॉइज जिनमें जान है उनके फीलिंग्स की चिंता नहीं करते, ये गलत है। तो अगला ऑब्जेक्टिव कहता है कि आपको हमेशा अपने एम्प्लॉइज के हित के बारे में सोचना चाहिए, भले के बारे में। इट इज कॉल्ड एज वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है वेल बीइंग, भला, वेल बीइंग ऑफ पीपल, सेवा, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि जब आप बिजनेस करो तो किसका भला करो? अपने साथ साथ अपने Employees. आप उनको एसी मत दो, लेकिन पंखा तो दो। आप उनको गद्दे वाले सोफे या चेयर मत दो, लेकिन नॉर्मल कुर्सी टेबल तो दो। मतलब उनको सुविधा दो, टाइम पे सैलरी दो, जरूरी हो वहां पे उनको सुविधाएं दो। ठीक है, पढ़ो, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, और कोई पढ़ना चाहेगा जिसने नहीं पढ़ा? The business should provide its employees with fair and regular remuneration, good working remuneration, good working condition, impartial personnel policies, incentives, etc., skilled and unskilled. Please stop. इतना समझा देता हूँ। The business should provide its employees with fair and regular remuneration. पहला काम है अपने एम्प्लॉइज को फेयर यानी कि सही और लगातार रेगुलर सैलरी दीजिए। रेम्यूनरेशन मतलब पगार। और उसको गुड वर्किंग कंडीशन दो। जिस जगह पे बैठ के वो काम करता है वो अच्छा होना चाहिए। एकदम अंधेरा है, सांस नहीं ले पा रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, पंखा नहीं है, गर्मी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी वर्किंग कंडीशन दो। इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसी, अच्छा शब्द है। पता है इम्पार्शियल का मतलब कि उसके साथ कोई पार्शियलिटी मत करो। पर्सनल पॉलिसीज का मतलब जब एम्प्लॉइज के लिए आप कोई पॉलिसी बनाओ तो उस पॉलिसी में भेदभाव मत करो।
जैसे मेरे ऑफिस में 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय जो है वो मेरे दोस्त का लड़का है और दूसरे एम्प्लॉय को मैं नहीं जानता, तो मैं मेरे दोस्त के लड़के को प्रमोट कर, मैं चाहता हूँ कि बस वही आगे बढ़े, ये पार्शियलिटी हुई। तो ऐसी पॉलिसी ना बनाए कि आप किसी के साथ पार्शियलिटी करें। इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसी आपको बनानी चाहिए। पर्सनल का मतलब है विच इज रिलेटेड विद एम्प्लॉइज एंड स्टाफ, और उनको इंसेंटिव्स दीजिए, उनको ऑब्जेक्टिव दीजिए कि आप मेहनत करो तो आपका पगार बढ़ेगा, आपको हम एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का आपको अवार्ड देंगे। इस तरह से उसको इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। समझ में आया? आगे बढ़ो। कौन पढ़ रहा है? प्लीज नाम बताना अपना। रोशनी. हाँ रोशनी, पढ़ो। Skilled and unskilled workers are the part of society. Hence, the employees are properly taken care of in ultimately brings welfare to the society. So what he says, skilled and unskilled workers are the part of the society. इसलिए बच्चों आप ये मत समझो कि बिल्डिंग बनी है तो सारा क्रेडिट आर्किटेक्ट ही लेके जाए, सारा क्रेडिट इंजीनियर ही लेके जाए। उस मजदूर का क्या जो अपनी जान दांव पे लगा के बिल्डिंग के 50वें माले पे खड़ा रह के प्लास्टर कर रहा है, उसका क्या? उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है ना? क्या बोलते हैं? So whether skilled or unskilled, they are the part of the society. So hence, if employees are properly taken care of, it ultimately brings welfare to the society. इसलिए employees का ध्यान रखें, ठीक है, ताकि समाज का भला हो, क्योंकि वो employees समाज से आते हैं। आप अपने employees को अच्छी सैलरी, अच्छी वर्किंग कंडीशन, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वही एम्प्लॉय अपने घर पे भी अच्छे से पेश आएगा, अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छी शिक्षा देगा। तो इस अल्टीमेटली अगर हर बिजनेसमैन अपने अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखेगा तो पूरे देश का ख्याल हो जाएगा, क्योंकि हर वो इंसान जो नौकरी कर रहा है अगर उसको वहां पे अच्छी सैलरी और अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी तो उससे वो अपने फैमिली के साथ साथ पूरे देश को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पढ़ो रोशनी। रोशनी क्या हुआ, अटक गया? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. पढ़ो, चलो मैं कौन पढ़ रहा है? पढ़ो जल्दी। 5th Point number 5, help to solve social problem. Many social problems such as traffic jams, growth of slums, air and water pollution, etc. arise on account of rapid industrialization. Business should be aware of this problem and should try to reduce them. आप सबको पता है कि खास करके शहरों में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जैम्स, स्लम्स है, झोपड़पट्टियां है, एयर और वाटर पोल्यूशन है। ये सब बिजनेस की वजह से, यानी कि इंडस्ट्रीज की वजह से। बिजनेस का एक अहम हिस्सा है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्री, और जहाँ इंडस्ट्रीज होती है वहां पर पोल्यूशन होता है, वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, ट्रैफिक जैम्स होता है, फिर वहां के जो लेबर्स है वही आसपास रहने लगते हैं, इसलिए स्लम्स भी बढ़ता है। ऑल सच प्रॉब्लम्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड का मतलब क्विक इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बिजनेस को इन चीजों से अवेयर होना चाहिए। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस। ये भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। मेरा काम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता कि मैं एक फैक्ट्री शुरू की है मैंने और उस फैक्ट्री में मैंने 100 लोगों को काम पे रखा है तो मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। मुझे ये भी देखना है कि उस फैक्ट्री के चिमनी से कोई धुआं निकल रहा है और वो धुआं लोगों के लंग्स को डैमेज तो नहीं कर, या उन मशीनों की शोर लोगों का दिमाग तो खराब नहीं कर रही है, या उस फैक्ट्री में से जो केमिकल्स जा रहे हैं वो पीने के पानी में तो नहीं मिल रहे। ये सब भी ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? मतलब मेरी मतलब बिजनेसमैन की है मीन टू से। नेक्स्ट पॉइंट कौन पढ़ रहा है? प्लीज नाम बताओ। सर खुशहाल। यस खुशहाल। और एक लास्ट point number 6, contributing to the welfare of society. Business house should take care of general welfare of the society. For this purpose, they should give donation for good cause, offer scholarship for higher education, etc. यस। सो बिजनेस हाउस जो है
उसको जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, लाखों कमा रहे हो, तो हजारों दान करने में कोई बिगड़ेगा नहीं। तो अपने एम्प्लॉइज के बारे में तो सोचते हो, लेकिन सोसाइटी के बारे में भी सोचिए। दे शुड गिव डोनेशंस फॉर गुड कॉज। जैसे कि स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, या ब्लड डोनेशन कैंप है, तो यहाँ पर आपको डोनेशन देना चाहिए। ऑफर स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन। जो ब्राइट स्टूडेंट्स है, मेहनत करते हैं लेकिन गरीब है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप दीजिए। ये सब काम भी करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जीजी में कि टाटा स्टील ने 3.15 बिलियन खर्च किए थे सोशल सर्विस में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19। सोचिए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हम सोच नहीं सकते इतना पैसा अपनी कमाई का 20, 30, 40% तक डोनेट कर देते। बाकी में दे आर ग्रेट, वी शुड सल्यूट देम, क्योंकि उनके पास हजारों करोड़ रुपए है। जिसके पास 50,000 करोड़ है, वो अगर 1,000 करोड़ दान दे देगा तो कितना बचेगा उसके पास? 40,000 करोड़। 1,000 करोड़ दान देगा तो 49,000 49। करोड़ बचेगा। तो क्या वो गरीब हो जाएगा? नो सर, बिल्कुल नहीं। No, sir. अच्छा, अगर वो 49,000 करोड़ दान में दे देगा और उसके पास 1,000 करोड़ बचेगा, तो भी क्या वो गरीब होगा? No, sir. No, sir. इसीलिए ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो अपनी कमाई का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा समाज के भले के लिए यूज करते हैं, एंड वी शुड थैंक देम। आपको ये पता नहीं होता कि जो सड़क पे हम चल रहे हैं, जिस पार्क में हम घूम रहे हैं, जिस स्कूल कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, वहां पे किसने कितना पैसा डोनेट किया है। बाढ़ में फंसे हुए लोग, फ्लड जब आता है कितनी दिक्कत होती है लोगों को वहां से निकालना। अर्थक्वेक, फॉर एग्जांपल गुजरात में भूकंप आया था, 26 जनवरी को ही आया था 2001 में, भुज इलाके में गांव के गांव तबाह हो गए थे। ऐसे में ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन आगे आए और उन्होंने सारे गांवों को अडॉप्ट किया और गांवों को फिर से बसाया। उसमें छोटे बिजनेसमैन भी मिलजुल के अपनी तरफ से जितना हो सके कंट्रीब्यूट करते। तो इसलिए नॉट ओनली द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बट आल्सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. देखो, ये मैंने Yes, sir. डिटेल में आपको क्यों पढ़ाया, ताकि आपको घर पे इतना टाइम नहीं लगे। यहाँ पे लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा टाइम दो समझने में, पढ़ने में, तो बाद में घर पे टाइम बचेगा। एग्जाम के पहले जो रिवीजन करना होगा उसमें टाइम बचेगा। आपको लग रहा होगा कितना स्लो आराम से पढ़ा रहे सर, लेकिन ये अगर मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा तो घर पे डबल टाइम जाएगा आप लोगों का खुद पढ़ के समझने में। सो यू मस्ट टेक एडवांटेज। ऑफ कोर्स आगे चल के स्पीड बढ़ने वाली है, डोंट वरी, इसी स्पीड से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी और भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, टाइम भी बढ़ेगा। लेकिन ये शुरुआत के जो चैप्टर्स है ना हर एक सब्जेक्ट के, वो बेस है जो साल भर आप पढ़ने वाले हो। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में, एक एक सेंटेंस समझा रहा हूँ। इसमें से कुछ वर्ड्स आगे बार बार रिपीट होंगे, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप इस चैप्टर में समझ जाओगे ट्रेड क्या है, होम ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, फिर वो वर्ड्स जब बार बार आएंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग देख लो, सब लोग अपनी अपनी बुक में अच्छा खासा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद और हमको पढ़ना है बिजनेस से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, और यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। भले ही हमने यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, लेकिन पहला तो प्रॉफिट ही रहेगा। और Yes, sir. वो प्रॉफिट क्यों सारी दुनिया प्रॉफिट के पीछे ही भागती है, उसको लेकर अगला क्वेश्चन है, रोल ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद उसके बाद शुरू होता है बिजनेस का पूरा चार्ट, जिसमें बिजनेस के 2 पार्ट्स है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, लेकिन ये पहला चैप्टर लेंदी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़ा रहा हूँ
ताकि आपको सब कुछ ड्यूरिंग लेक्चर समझ में ही नहीं आए, वो याद भी रह जाए, उसी वक्त आप उसके बारे में, उस वक्त ना सही तो अगले लेक्चर में जब पूछूं तो आप उसके बारे में बोल सकते। यू शुड ट्राई टू स्पीक जितना हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आज यहीं पे पढ़ाई स्टॉप करता हूं, लेकिन आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहे। लेक्चर हमारा पढ़ने का आज खत्म होता है, आप लोग बैठे रहे क्योंकि मुझे अटेंडेंस भी चेक करना है और नेक्स्ट लेक्चर कब है और अगले लेक्चर में कौन सा नया सब्जेक्ट जुड़ने वाला है ये भी अनाउंसमेंट करनी है। इसलिए मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। आप लोग भी चाहे तो 2 मिनट में जाके वापस आए या फिर अपनी जगह पे बैठे रहे। ओके।